नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। आईपीएल फिक्सिंग मामले में मैप्पन और कुंद्रा पर लगा आजीवन प्रतिबंध। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स पर 2 साल की पाबंदी। 19 जुलाई को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की आपात बैठक। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में पुष्करम उत्सव में भगदड़, 27 की मौत, कई घायल। मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा। आम आदमी पार्टी की आर्थिक हालत खराब। अरविंद केजरीवाल ने जनता से मांगा चंदा। विपक्ष ने कहा गिर रही है पार्टी की लोकप्रियता। पश्चिमी देशों के साथ ईरान का परमाणु समझौता, परमाणु ठिकानों की निगरानी और परमाणु कार्यक्रम में कटौती को तैयार हुआ ईरान, हटेंगे आर्थिक प्रतिबंध। खुलेंगे प्लूटो के अनसुलझे रहस्य, बेहद करीब से गुजरा नासा का न्यू होराइजन्स। कल मिलेंगी तस्वीरें। और आइए देखते हैं पहली खबर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का न्यू होराइजन्स यान आज प्लूटो के सबसे पास करीब 12,000 किलोमीटर दूर से गुजरा। ये पहला मौका है जब सौरमंडल के छोर पर स्थित बौने ग्रह प्लूटो के इतने निकट तक कोई यान पहुंचा है। इस मिशन से प्लूटो और सौरमंडल के बारे में नई जानकारियां हासिल होंगी। अरबों किलोमीटर की दूरी के चलते होराइजन्स से खींची तस्वीरें 15 जुलाई को मिलेंगी, जबकि दूसरे आंकड़े मिलने में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 9.5 साल और 5 अरब किलोमीटर का लंबा सफर। मंगलवार शाम 5:15 पर नासा का होराइजन्स यान प्लूटो के सबसे करीब से गुजरा। इस दौरान प्लूटो से इसकी दूरी 12,500 किलोमीटर थी। मिशन होराइजन्स का मकसद प्लूटो और इसके उपग्रह कैरन की सतह का नक्शा बनाना है। इसके वायुमंडल की संरचना, तापमान और इसके पलायन वेग को मापना है। साथ ही इसके चारों ओर के छल्लों और काइपर पिंडों के बारे में जानकारी जुटाना है। मिशन से जुड़े वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं। We've discovered that Pluto is a little bit larger than we anticipated. We now have good measurements of its diameter and its radius. Its radius is 1,185 kilometers, plus or minus 10. That settles the debate about the largest object in the Kuiper Belt. न्यू होराइजन्स की खूबियों की बात करें तो करीब 500 किलोग्राम वजनी इस यान में 7 पेलोड हैं। इसमें रॉल्फ नाम का एक विजिबल इंफ्रारेड इमेजर और स्पेक्ट्रोमीटर है। ये प्लूटो के रंग और इसके तत्वों की थर्मल मैपिंग करेगा। एलिस एक अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर है जो प्लूटो के वातावरण, इसके उपग्रह कैरॉन और काइपर बेल्ट संरचना की जानकारियां जुटाएगा। रेक्स प्लूटो के वातावरण और लॉरी नाम का टेलीस्कोपिक कैमरा इसके हाई रेजोल्यूशन जियोलॉजिकल डाटा को जुटाएगा। स्वैब उपकरण प्लूटो में सौर हवाओं के असर से जुड़ी जानकारियां देगा। छठा उपकरण पेप्सी है, ये भी प्लूटो के वातावरण से जुड़ी जानकारियां देगा। 7वां पेलोड VBSDC है, इसका काम सौर मंडल से परे नई संभावनाओं की तलाश है। हमारे जो सबसे बड़ी टेलीस्कोप्स हैं, जिसमें नेकेड आई टेलीस्कोप्स वाले से लेकर के रेडियो टेलीस्कोप्स तक, या जो हमने सौर मंडल में और टेलीस्कोप्स भेजे थे, वो इतने करीब कोई नहीं गया था। तो हमारी जानकारी प्लूटो के बारे में बहुत कम थी। प्लूटो करीब 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज रफ्तार से घूम रहा है, जिसके चलते यान का इसकी कक्षा में दाखिल होना नामुमकिन है। इसलिए न्यू होराइजन्स यान प्लूटो के बेहद करीब पहुंचकर उसकी तस्वीरें और जानकारियां जुटाएगा। साथ ही ऑप्टिकल नेविगेशन तकनीक से भी तस्वीरें खींचेगा। हालांकि ये आंकड़े अगले साल अक्टूबर तक ही मिल पाएंगे। इस मिशन से जहां पहली बार प्लूटो को करीब से जानने का मौका मिलेगा, वहीं ब्रह्मांड में नए रहस्यों की तलाश तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मिशन प्लूटो और इसके तमाम तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त टीवी वेंकटेश्वरन, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है। टीवी, अगर मैं कहूं कि जिस तरीके से प्लूटो के बारे में पहली बार कुछ जानकारियां आ रही हैं और इसी से पता चलता है कि 9 साल लगे होराइजन्स को उसके करीब से गुजरने में, किस तरीके से देखते हैं इसे वैज्ञानिक? और सबसे बड़े अगर अचीवमेंट के तौर पर देखा जाए तो इससे क्या क्या निकलता दिखेगा? See, one thing you realize
that it took about 9.5 years for this mission to reach Pluto. So look at the computers inside this spacecraft. They are all computers which were made 9.5 years ago. I mean, so what we have as our laptop is much more powerful than what is inside the spacecraft. But still, this is returning data in an unimaginable way. What we have learned, let's say in last about 15 days, Pluto is much more than what we have learned about Pluto. टीवी वेंकटेश्वरन साहब, मैं आपका लौटूंगा, लेकिन इस बीच बता दूं कि जिस तरीके से मिशन प्लूटो जो है और जो न्यू होराइजन्स है, इसको 9 साल का वक्त लगा है इसके करीब पहुंचने में। तस्वीरें ये लेगा और जिसके करीब 15 जुलाई तक ये तस्वीरें मिलनी शुरू होंगी और इस मिशन के ज़रिए सौरमंडल को नए तरीके से समझने, उसकी कई सारी गुत्थियों को हम अब समझ पाएंगे, शायद पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट, कोई ऐसा ग्रह ये प्लूटो तक पहुंच रहा है, उसके करीब पहुंच रहा है और जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उसी तकनीक के चलते 9 साल का वक्त इसे लगा है वहां तक पहुंचने में। टीवी, क्या ये माना जाए कि इस पूरे मिशन के साथ सौरमंडल को एक नए तरीके से समझने का बेहद सही मौका होगा, एक अच्छा इस वक्त कहूँ कि दिखेगा, इसके बारे में जो क्लोजली हम वॉच करते हैं? Yes. See, this is the first spacecraft that has reached Pluto. The remaining 8 planets of solar system we have already studied. You know, the first 4 planets, that is Mercury, then Venus, then our Earth, then Mars, we call them as terrestrial planets. You know, they have a solid surface. They are rich in iron. Then the next 4 planets, which is Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, they are all gaseous planets. And of this, the Uranus and Neptune are in, icy planets. The Pluto is actually an odd person out of all these objects. You know, I mean, it's small. It is very cold, minus 233 degrees. So it's a very different world. I mean, in some sense, this mission has brought our view to this whole area, what is called as Kuiper Belt. I mean, where people estimate that there are more than 7 lakh objects. You know, I mean, it's not just Pluto. Pluto is only one of them, or the earliest known one. Then there is something called Eris. There is something called Varuna. There is something called Yama. You know, there are a number of smaller planets, what we call as dwarf planets in this Kuiper Belt area. And this will open our view to this Kuiper Belt, about which we, almost knew nothing, except for a large amount of speculation. So here you have a concrete, evidence. See, actually, there is one very interesting information that has just come out. See, one of the sensor in the New Horizons craft is our nose. It is supposed to smell nitrogen. And they were expecting to smell the nitrogen about 1 day before this closed approach. But to their surprise, they were able to smell nitrogen 5 days before, which essentially means that whatever that we have thought of Pluto earlier, we need to revise our understanding. I mean, what exactly is happening in Pluto, what kind of dynamics is taking place, its atmosphere is getting lost slowly, steam coming out of pressure cooker, like that, whether the atmosphere is coming out into the space. These are all questions for which we need to now very seriously look. और टीवी, इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि शायद इस तरह का मिशन, क्योंकि इसमें इतना लंबा वक्त लगा है और काफ़ी ज़्यादा तकनीकी पहलू जुड़े हुए हैं, बहुत मुमकिन नहीं है कि निकट भविष्य में कोई इस तरह से हम दूसरे मिशन पर जाएं, इसलिए बहुत ज़्यादा निगाहें टिकी हुई हैं। और साइंटिफिकली अगर मैं कहूँ, क्या वो बड़े पॉइंट्स हैं जिन पर ज़्यादा फोकस होगा जब पिक्चर्स आनी शुरू होंगी? क्या वो बड़े मैं कहूँ कि फैक्ट्स हैं जिन पर ज़्यादा क्लोजली वॉच करेंगे मैं कहूँ साइंटिस्ट? This also very important mission, because this is one of the what you can call as the longest time period mission. So in that sense, it's a very important aspect. And
look at it. I mean, this whole spacecraft is just of a big piano. 2.5 meters across, just 450 kilograms. It travels such far, gets you such detailed information. It's a serious technological feat. तो बहुत अहम है इस प्लूटो मिशन के बारे में समझना कि किस तरीके से 9 साल का वक्त लगा है यहाँ पर, और सौरमंडल के बारे में नई तरह की जानकारियाँ सामने आ सकती हैं, और कई सारे जनरेशन्स के लिए बहुत अहम है कि वो अपने आप में एक इस तरह के मिशन को न सिर्फ देख रहे हैं, बल्कि इस मिशन से मिलने वाले रिजल्ट्स मैं कहूँ वो सबसे अहम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस मिशन के बाद साइंटिफिक तौर पर सामने आएंगी, जिनका अध्ययन करेंगे तमाम साइंटिस्ट और उसको जोड़कर देखा जाएगा इस पूरे सौरमंडल के साथ। जिस तरीके से आप बता रहे थे टीवी की, बहुत अहम ये भी है कि जो तमाम फैक्ट्स मिलेंगे उससे हम कैलकुलेट करेंगे सौरमंडल के बारे में, और अलग आप कहूँ कि मिथ्स जो थे उनको लेकर भी, और शायद कुछ नई चीज़ें भी सामने आए अचानक। Yeah, one interesting thing that has come out now, till now there was a debate in the Kuiper Belt object, something like about few, dozens we know. Of them, which was the biggest? Two Kuiper Belt objects were in competition. An object called Eris and Pluto. Some claim that Eris is slightly bigger than Pluto. But now this mission has now clearly told you that Pluto is bigger. Okay. It is 2,370 kilometers, plus or minus about 15 kilometers. So we are now sure the size of the Pluto. You had a doubt because Pluto has a very thin atmosphere. So the edges are slightly smudgy. When you look from Earth or from space, you are not able to make out very clearly. But now that we have gone very, very near, we can measure its exact Distance. diameter. So we are able to assess its size very well. So it's a major achievement by itself. एक चीज़ भी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वक्त लगा है मैं कहूँ कि इस मिशन में मैं वहाँ तक पहुँचने में, इसके पीछे के कारण क्या हम हमने जब प्लान किया उस वक्त की जो टेक्निक थी वो इस तरह की थी, और अगर हम आज की डेट में शायद प्लान करते तो कुछ डिफरेंट होता? Oh, no. The spacecraft is now going at a terrific speed. Something close to about 50,000 kilometer per hour. 50,000? 50,000 kilometer per hour, roughly, plus or minus, okay? If at that speed, if I start from Delhi, I will reach Jaipur in less than a minute. That's the kind of speed in which the spacecraft is going. If we take our fastest jet and go to Pluto, it will take 700 years. 700 years? Yeah, if you take our fastest jet. Okay, so that's the kind of distance that we are talking about. Given the distance is so much, you can't do much beyond this. And second thing, if we go faster, we can propel the spacecraft faster. Then it means that when it passes near Pluto, the amount of time it will be near Pluto will be so less. It will make sense. No, it won't. So you have to do it right. You can't take 50 years. You can't go in 5 years and just pass 10 years. टीवी कह रहे हैं कि जब वो प्लूटो के करीब से निकलेगा तो एक पर्याप्त पूरा मौका हो उसके पास कि वो तमाम रिसर्च कर सके, उसके बारे में पिक्स फोटो ले सके, और जो तमाम डिटेल्स हैं जो कि शायद तमाम साइंटिस्ट की नज़र होगी उसको ले सके। मैं सर स्पेसक्राफ्ट के बारे में कहूँ कि क्या क्या खासियत है इसकी, अगर उसके बारे में थोड़ा सा बता सकें। The spacecraft is a very, very interesting spacecraft. It is like, for example, a person who is trying to defuse a bomb. Bomb squad. They wear a bulletproof vest. So the spacecraft has a bulletproof vest. Okay. Because it's traveling for about 10 years in the space. There are something called micrometeoroids. They are all small objects, like the size of a sand. But because the spacecraft is going at something like 50,000 kilometers, so when they hit, they can cause great damage. Okay. They can put a hole, they can go inside, and they can, put a hole in electronics. Suppose if a diode of electronics, if you get a hole, the electronics will die. Right. So basically to protect them, they have put a vest. So you can say that in something like, you see sometimes the soldiers... Bulletproof vest, yeah. टीवी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मिशन के बारे में बहुत तकनीकी पहलुओं को हमारे सामने रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। 9.5 साल का वक्त, 36,000 मील की रफ्तार, नए क्षितिज की तलाश, खुलेंगे प्लूटो के राज। देखिए RSTV विशेष नासा का मिशन प्लूटो आज शाम 7:30 बजे। A new government in New Delhi. New faces. People are not investing because they are scared of your tax administration. New thinking. The auction process is a fair and good process. You cannot have a one-size-fits-all reform policy. For insights and perspective. Judiciary should be more concerned about corruption within itself. The Modi government slogan of अच्छे दिन आने वाले हैं. Soon the people's slogan will be हमारे पुराने दिन लौटा दो. The biggest show on economic policy. Watch State of the Economy. IPL क्रिकेट के सीजन 6 में फिक्सिंग और सट्टेबाजी की जांच के लिए गठित जस्टिस लोढ़ा समिति ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित इस समिति ने सट्टेबाजी के आरोप में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीमों पर 2 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। साथ ही दोनों टीमों से जुड़े गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा को BCCI से जुड़ने पर आजीवन के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। IPL गवर्निंग काउंसिल ने इस मुद्दे पर अब 19 जुलाई को एक आपात बैठक बुलाई है। 2013 में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के छठे संस्करण में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग पर लोढ़ा समिति की विस्तृत रिपोर्ट पेश हुई। इस 3 सदस्यीय जांच समिति ने IPL की 2 टीमों राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल के लिए निलंबित करने की सिफारिश की है। जस्टिस लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति ने चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सहमालिक राज कुंद्रा को भी सट्टेबाजी और फिक्सिंग का दोषी पाया है और उन पर BCCI से जुड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। The committee proposes to impose sanction on India Cements franchisee under Section 6 Rule 4.2C of the operational rules by suspending it from the league for a period of 2 years. जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने कहा कि गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा की हरकतों से BCCI, IPL और क्रिकेट की छवि को नुकसान पहुंचा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों टीमों के मौजूदा खिलाड़ी किसी भी दूसरी टीम में खेलने को स्वतंत्र हैं। जस्टिस लोढ़ा ने IPL के CEO सुंदर रमन की भूमिका को भी जांच के दायरे में लिया है। He is suspended for life from the activities as explained in Article 7.5 under Level 4, first offence of Article 2.4 of the Code of Conduct. याचिकाकर्ताओं और क्रिकेट के जानकारों ने भी सुप्रीम कोर्ट की इस जांच समिति के फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इसका दूरगामी असर होगा। 2 कंट्रोवर्शियल कल्प्रिट थे, उनको आइडेंटिफाई करके जो सिविल पनिशमेंट दिया है, हेड्स ऑफ कि अगर खेल की दुनिया में आज तक ये पनिशमेंट नहीं मिला किसी को। ये BCCI को करना चाहिए था, नहीं किया, इसलिए लोढ़ा कमेटी ने किया। आई वेलकम द डिसीजन। लाइफ बैन हुआ इंडिविजुअल्स पे, ये जो 2 साल का बैन हुआ फ्रेंचाइज पे, आई वुड हैव प्रेफर्ड लाइफ बैन फॉर फ्रेंचाइजेस आल्सो, बट आई थिंक 2-year बैन इज आल्सो अ गुड मूव एंड अ गुड स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुकुल मुदगल की जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसी साल 22 जनवरी को ये 3 जजों की समिति गठित की थी। जस्टिस लोढ़ा कमेटी के आज के इस फैसले के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि क्रिकेट प्रेमियों का भरोसा वापस क्रिकेट में कुछ आएगा, लेकिन पूर्ण भरोसा तभी आ पाएगा जब मुंबई में चल रहे आपराधिक मामले का भी सकारात्मक नतीजा सामने निकल कर आएगा। दिल्ली से राजेश अग्रवाल के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर सफाई जारी की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह ने देश के अच्छे दिन आने में कम से कम 25 साल लगने की बात कही थी। विपक्ष की ओर से तीखी आलोचना के बाद बीजेपी ने अब बाकायदा उस भाषण का वीडियो जारी करके दोष मीडिया पर मढ़ दिया है। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। काला धन वापस लाने और हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा करने की बात को जुमला बताने वाले अमित शाह के कथित ताज़ा बयान पर पार्टी ने विस्तार से सफाई दी है। पार्टी ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने
अच्छे दिन आने से संबंधित कोई बात नहीं कही। अच्छे दिन आने में 25 वर्ष लगेंगे, ऐसा कोई इसमें ना तो भाव है ना कुछ कहा गया है, लेकिन ये एक तरीके से कुछ मात्रा में हम बार बार देख रहे हैं कि राजनीतिक नेताओं के मुंह में शब्द गलत डाल के जो गलत प्रकाशित किया जाता है उसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हालांकि इससे पहले मीडिया में ऐसी खबरें आने के बाद से ही विपक्ष ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर वादे नहीं निभाने के तीखे आरोप लगाए। नरेंद्र मोदी जी चुनाव के पहले कहते थे 5 साल में अच्छे दिन आ जाएंगे। अब अमित शाह जी कहते हैं इसको 25 साल और लगेंगे और 25 साल में हर बार भाजपा को जिताइए, तो यानी कि उनकी पीढ़ी तो सत्ता में रहेगी। ये सब बातें जनता को मूर्ख बनाने की हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में काले धन पर किए गए वादे को जुमला बताने पर अमित शाह और बीजेपी की काफी किरकिरी हो चुकी है। इसी तर्ज पर उसके एक और वादे पर पार्टी अध्यक्ष को घिरते देख बीजेपी ने पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के लिए जनता से चंदे की गुहार लगाई है। केजरीवाल ने कहा है कि पार्टी चलाने के लिए उनके पास अब पैसे नहीं हैं। पार्टी की वेबसाइट के मुताबिक 1 नवंबर 2014 से लेकर अब तक पार्टी के पास करीब 21 करोड़ रुपए का चंदा आया, जिसमें ज्यादातर पैसा दिल्ली चुनावों में खर्च हो गया। विपक्ष अब केजरीवाल पर हमलावर है। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के पास पार्टी चलाने के लिए पैसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पार्टी के रोजमर्रा के कामकाज के लिए चंदे की जरूरत है। अब सरकार बनने के बाद जितना पैसा थोड़ा बहुत बचा हुआ था पार्टी के पास वो खत्म हो गया। अब हमें पार्टी चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, आगे डे टू डे खर्चों के लिए भी पैसा चाहिए। आप ही लोगों से चंदा चाहिए, चाहे 10 रुपये दीजिएगा लेकिन चंदा दीजिएगा जरूर। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट के मुताबिक 1 नवंबर 2014 से लेकर अब तक पार्टी के पास 21 करोड़ से ज्यादा का चंदा आया है। इसमें से ज्यादातर राशि दिल्ली चुनावों में खर्च हो गई। 3 दिनों के चंदे पर नजर डालें तो 11 जुलाई को पार्टी के पास 709 रुपये, 12 जुलाई को 8,222 रुपये और 13 जुलाई को 3,113 रुपये का चंदा मिला। बीजेपी और कांग्रेस इसे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की घटती लोकप्रियता से जोड़ रहे हैं। ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी, अरविंद केजरीवाल जी का जो एक ऑरा था लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता पार्टी ने कोई पुराने पैसे जो इनके जमा होंगे उसके ऊपर कोई काम किया होगा। कोई खर्चा उनका पार्टी का कोई ऐसा नहीं है। और ख़ास तौर से जब वो कह रहे थे हमारी पार्टी बड़ी साधारण है, आम आदमियों की पार्टी है, हम तो साधारण तरीके से सरकार चलाएंगे, तो पैसे का इतना लालच काहे का है। आम आदमी पार्टी को चंदे के लिए जनता से सीधे अपील करनी पड़ रही है। हालांकि पार्टी को विदेशों से मिले चंदे को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की फंडिंग के लिए की गई अपील ने ये तो साबित कर दिया कि दिल्ली की जनता को ना तो दिल्ली सरकार और ना ही आम आदमी पार्टी की सियासत अब रास आ रही है। ऐसे में केजरीवाल के लिए पार्टी का विस्तार करना तो एक बड़ी चुनौती है ही साथ अपनी इमेज बिल्डिंग दोबारा करना भी उनके सामने है। कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में पुष्करम महोत्सव के पहले ही दिन भगदड़ में 27 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राहत और बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर शोक जताया है। राजामुंद्री में गोदावरी तट पर पवित्र स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। लोग गोदावरी नदी में स्नान के लिए पुष्कर घाट की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान भगदड़ मच गई। देखते ही देखते कई लोग जमीन पर गिर गए। कुछ ले जाने और दम घुटने से कई लोगों की मौके पर मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बुजुर्ग हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एम चंद्रबाबु नायडू ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। संघटन पट्ल ना बाधनु आवेदननी దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తున్నాను. దురదృష్టకర సంఘటన, చాలా బాగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने पुष्करम को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाया है। Very unfortunate and our deepest sympathy towards the deceased families and those people who got hurt and
taking treatment in the hospitals, and very, very unfortunate, very saddening, and it shouldn't happen. It happened because of government failure. राज्य सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक जताया है और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से इस बारे में बात की। पुष्करम कुंभ मेला की तरह नदियों के किनारे मनाया जाता है। इसमें मुख्य पवित्र स्नान की परंपरा है। 12 साल में एक बार मनाए जाने वाले गोदावरी पुष्करम को अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक आयोजनों में भगदड़ से हर साल कई लोगों की जान चली जाती है। पिछले साल पटना के गांधी मैदान में दशहरे के आयोजन के दौरान हुई भगदड़ में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 2013 में मध्य प्रदेश के दतिया में रतनगढ़ मंदिर में हुई भगदड़ में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं 2011 में केरल के सबरीमाला में अयप्पा मंदिर के पास भगदड़ में 102 लोगों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।